नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। सबसे बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली क्यों आए हैं, इसको लेकर कयास भी हैं, अटकलें भी हैं। जब बीजेपी कह रही है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सब कुछ यूपी में ठीक नहीं है। लेकिन जब बात चुनाव की होगी तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि यूपी में मिशन 2022 में योगी के सामने चेहरा कौन होगा, विपक्ष के पास क्या योगी का तोड़ होगा। इसी पर आज की महाभारत कर रही हूं, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से कर रही हूं। योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचे थे। वो बैठक अब से थोड़ी देर पहले खत्म हो गई है। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच की मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे चली है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। 1.5 घंटे अमित शाह और योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री के बीच बातचीत हुई और अब से थोड़ी देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। योगी आदित्यनाथ का ये काफिला अमित शाह के घर निवास स्थान से निकलता हुआ 1.5 घंटे गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच बातचीत चली और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे योगी आदित्यनाथ। 2 दिन का दौरा है और इस 2 दिन के दौरे पर तमाम सियासी अटकलें तेज हैं, विपक्ष के हमले भी तेज हैं, लेकिन इस बीच यूपी 2022 की तस्वीर भी साफ खिंचने लगी है। पैकेज जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के अंदर उनके या तो जेल के अंदर है या फिर उनका राम नाम सत्य है हो गया। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। लव जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है। जय जय श्री राम। हम लोगों ने कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। एक सुरक्षित स्थिति में आज के दिन पे उत्तर प्रदेश है। के लिए योगी ने कमर कसी। योगी मोदी मुलाकात से विपक्ष को डर। योगी का मिशन मोड, विपक्ष के पास नहीं है तोड़। साल 2021 का समापन ही 2022 के यूपी महासमर की शुरुआत होगी, यानी सीधे सीधे मात्र 6 महीने बाकी है यूपी विधानसभा चुनावों में। ऐसे में सीएम योगी मिशन मोड में नजर आ रहे हैं। कोरोना की जकड़ से छूटते ही सीएम योगी ने यूपी को नापना शुरू कर दिया। 2022 के लिए अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। आज सियासी सक्रियता का सबसे बड़ा केंद्र कहीं नजर आता है तो वो लखनऊ है और अब सीएम योगी पीएम मोदी से मिलने दिल्ली में दस्तक दे चुके हैं। ये मुलाकात उस वक्त हो रही है जब तमाम समीक्षा बैठकों के बाद बीजेपी सीएम योगी पर ही भरोसा जता चुकी है। राधा मोहन सिंह से लेकर बीएल संतोष तक सीएम योगी की पीठ थपथपा चुके हैं, इशारा कर चुके हैं कि योगी के नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ेगी, चुनाव लड़ेगी। 2022 के समर के सेनापति सीएम योगी ही होंगे। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन किया है, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस परिवर्तन ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। सीएम योगी समेत बीजेपी यूपी में चुनावी मोड में है। लगातार संघ और बीजेपी नेताओं की बैठकें हुई हैं। यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह राज्यपाल से जरूर मिले, लेकिन साफ कह दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री के पास ही है। संगठन मंत्री बीएल संतोष ने विधायक मंत्रियों से फीडबैक लिया और जाते जाते योगी की शान में कसीदे कर दिए। अब चुनावों से ठीक पहले जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल कराकर यह संकेत दे दिया कि बीजेपी चुनावों के ऐलान के इंतजार में नहीं है। बीजेपी ने पहले ही सियासी गोटियां बिछाने की शुरुआत कर दी। जितिन प्रसाद को ब्राह्मण चेहरे के रूप में पेश किया जा रहा है। खुद सीएम योगी ने जितिन का स्वागत किया। जितिन प्रसाद ने कहा कि उनकी कोशिश अपने समाज के लिए ज्यादा काम करने की होगी। कुछ समय पहले ब्राह्मण चेतना परिषद एक संस्था है जिसका मुझे संरक्षक बनाया गया था। अब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं और मैं समझ सकता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं और दमदारी से उनकी अभी तक तो आवाज़ उठाता था, अब उनके काम कराने में प्रयास करूंगा।
पिछले 4 साल में सीएम योगी ने लोकप्रियता के मामले में बहुतों को पीछे छोड़ दिया। सीएम योगी आज हिंदुत्व का सबसे बड़ा ब्रांड है। चुनावों से पहले संघ और संगठन ने योगी पर भरोसा जताकर साफ कर दिया कि सीएम योगी की लोकप्रियता और उनका जोरदार काम पार्टी के लिए बोनस के रूप में काम करेंगे। ऐसे में बीजेपी ने योगी को सियासी पिच पर खुलकर खेलने का मौका दे दिया है। लेकिन योगी मोदी मुलाकात से विपक्ष की बेचैनी जरूर दिख रही है। इस मुलाकात में भी खींचतान की बातें खोजी जा रही हैं। जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। 2022 300 पार। सीएम योगी ने पीएम मोदी से मिलने से पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और कल पीएम से मिलने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री के साथ ये मुलाकात पिछले महीने ही शेड्यूल थी, लेकिन कोरोना की वजह से टल गई है। सवाल ये कि अगर योगी और नरेंद्र मोदी में मुलाकात होती है तो विपक्ष को क्यों बेचैनी है? और सवाल ये भी कि योगी के सामने विपक्ष का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज सवाल महाभारत में मैं ये पूछ रही हूं कि क्या योगी की लोकप्रियता से डर गया है अफवाह गैंग? क्योंकि समय समय पर ये खबरें लगातार आती रही। उन खबरों के बारे में भी बात करेंगे जिनमें बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है की बात कही जा रही। सवाल पूछ रही हूं विपक्ष के पास योगी के खिलाफ आखिर चेहरा कौन? योगी आदित्यनाथ के सामने कौन होगा? सवाल पूछ रही हूं क्या यूपी में योगी के खिलाफ बनेगा महागठबंधन जैसी कोशिशें पिछली बार भी 2017 में हमने देखी? और सवाल पूछ रही हूं 2022 और 2024 के लिए मोदी योगी की जोड़ी का तोड़ नहीं है क्या? अभी तक नहीं है क्या? मेरे साथ जो मेहमान आज महाभारत में जुड़ रहे हैं मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अपराजिता सारंगी जी जुड़ रही हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विनोद सिंह। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र वर्मा जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता एमएच खान साहब। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं महाभारत की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बड़ी खबर बता दूं कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच बैठक चल रही थी, वहीं दिल्ली में इस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के बीच की मुलाकात जारी है। पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की यह मुलाकात इस वक्त भी दिल्ली में जारी है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है, 2 दिन के दौरे पर है। कल इन दोनों से ही मुलाकात योगी आदित्यनाथ अलग अलग करेंगे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और उसके बाद जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। पीएम आवास पर यह अहम बैठक हो रही है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, पीएम आवास पर इस वक्त जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक जारी है। यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी का तोड़ क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह है क्योंकि मिशन 2022 पर अगर योगी आदित्यनाथ हैं तो यूपी में उनके खिलाफ चेहरा कौन है? मैं सबसे पहले उसी पर आना चाहती हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सामने कौन है चेहरे? अगर हम वो दिखाएं अपने स्क्रीन पर, योगी आदित्यनाथ के सामने मिशन 2022 में चेहरे कौन है? अखिलेश यादव है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रसूख रखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, पैठ रखते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि सिर्फ ट्विटर पर ही जवाब देते हैं, न सामने आते हैं और सक्रियता में वो आगे नहीं नजर आ रहे हैं पिछले कुछ समय में। वहीं मायावती पिछले कुछ समय में यूपी की राजनीति में कहां है? उनके प्रतिद्वंदी भी ये सवाल पूछते हैं। वो सिर्फ बीजेपी नहीं, समाजवादी पार्टी ये सवाल बार बार पूछती है कि मायावती कहां है? पिछले 5 सालों में अगर उनका राज नहीं तो क्या वो भी जनता के सामने नहीं आएंगी? वहीं कांग्रेस की बात अगर करें तो कल जितिन प्रसाद का यूपी की राजनीति में जो अच्छी खासी पैठ रखते हैं उनका बीजेपी में शामिल होना एक बड़ा धक्का है। प्रियंका गांधी वाड्रा को पूरा कार्यभार यूपी का इस वक्त कांग्रेस ने सौंपा हुआ है, लेकिन उसका हश्र क्या है? उसका हश्र ये कि कद्दावर नेता पार्टी छोड़कर चले जाते हैं बीजेपी में, और यूपी में कांग्रेस के पास चेहरे क्या है? क्या इन तीनों को मिलाकर कोई गठबंधन बन सकता है? 2017 में हमने वो देखा था, लेकिन क्या एक बार फिर योगी के सामने एक महागठबंधन हो सकता है योगी को काउंटर करने के लिए? क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय चेहरे के रूप में उभर कर आ रहे हैं, लेकिन क्या महागठबंधन के रूप में टक्कर मिलेगी या फिर ये नेता टक्कर दे सकते हैं योगी आदित्यनाथ को? मैं एक बार और आपको बताती हूं,
योगी आदित्यनाथ से विपक्ष में डर क्यों है? योगी आदित्यनाथ की छवि क्या है उत्तर प्रदेश में? भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है योगी आदित्यनाथ पर, उन पर इस तरह का कोई आरोप नहीं है। एक सख्त प्रशासक की छवि योगी आदित्यनाथ की है, जिसका मतलब ये कि काम वो किस तरह से करवाते हैं, सख्ती से किस तरह पालन करवाते हैं, हर नियम का, गाइडलाइन का, हर जगह उनकी मांग है। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बाद से हर चुनाव में योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक बीजेपी के रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़ा स्टार प्रचारक बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ का चेहरा है। और इसी के साथ साथ हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा, जो जिस हिंदुत्व को लेकर 2017 में कहा जा रहा था कि शायद उन्हें मुख्यमंत्री का पद ना मिले, उसी पर आज कहा जा रहा है कि उस चेहरे को लेकर वो चुनावों में जा सकते हैं और नेतृत्व बीजेपी का योगी आदित्यनाथ 2022 में करेंगे। क्या ये छवि योगी आदित्यनाथ की चुनावों में बीजेपी के लिए एक बार फिर मुहर लगाएगी? ये मंथन चल रहा है इस वक्त दिल्ली में, क्योंकि कई बैठकें हो रही हैं, लेकिन इन बैठकों का सार क्या है? मैं अपराजिता जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। सबसे बड़ी बात, अटकलें लग रही हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर दिल्ली आए हैं तो सब कुछ ठीक नहीं है बीजेपी में। आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे लगता है इस तरह के आधारहीन अटकलों को लगाना बिल्कुल नाजायज है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली आए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी से उनकी मुलाकात है, नड्डा जी से उनकी मुलाकात है और आज उन्होंने अमित शाह जी से मुलाकात की। देखिए, जब यूपी के मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं तो इतनी अटकलें, इतना अनुमान लगाने का कारण क्या है? विपक्षी दलों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इतना चिंताग्रस्त क्यों है? उनकी जो ये प्रतिक्रिया है, मुझे लगता है उनके बौखलाहट का, उनकी घबराहट का परिचायक है। क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब मुख्यमंत्री आते हैं प्रधानमंत्री और अन्य बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने के लिए, तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। विकास के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, आदरणीय अमित शाह जी से मिलेंगे, वो गृह मंत्री भी हैं। और इसके अलावा मैं कह दूं कि 6 महीने के बाद तो भी नहीं मालूम है। एक सेकंड का चुनाव होने वाला है। जितेंद्र वर्मा जी को लीजिए, विधानसभा का चुनाव, जितेंद्र जी को लीजिए। विनोद जी मैं आ रही हूँ आपके पास, जितेंद्र जी को लीजिए। वाला है तो मैं आपको बता दूं, हाँ बात कंप्लीट करिए अपराजिता जी। विधानसभा का जब चुनाव होने वाला है तो निश्चित तौर पर चुनाव को लेकर चर्चे होंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? रणनीति तैयार की जाएगी। तो मुख्यमंत्री जब आए हैं तो अच्छी। तो अपराजिता जी आप कह रही है रणनीति बन रही है, आप कह रही है रणनीति बन रही है। मैं एक बार पूछ लेती हूँ, मैं एक बार जितेंद्र जी से पूछ लेती हूँ। जितेंद्र जी मुझे बताइए, रणनीति बन रही है उत्तर प्रदेश में आपको पटकनी देने की, आपको हराने की, आप इसे दूसरा ही एक मोड़ दे रहे हैं खबर का। ये पंचायत चुनाव की हार से हताशा था जी, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार करे, चाहे मुख्यमंत्री बदल दे, चाहे प्रधानमंत्री जी बदल दे, लेकिन जैसे ये सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हुई है, उसको जनता से देखा। अब ये से लगा हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा प्रचारित किया जा रहा है। अयोध्या, बनारस और मथुरा जो हिंदू धर्म स्थल, सबसे बड़े धर्म स्थल उत्तर प्रदेश में है, वहां पर कितनी बड़ी पटकनी जनता ने वहां दी है, कितनी बड़ी पटकनी भारतीय जनता पार्टी को दी है। कितने सदस्य इनके जीते हैं बताएं। उत्तर प्रदेश में 916 सीटें समाजवादी पार्टी जीते, जिला पंचायत सदस्य हैं, इनको 550 सीटें मिली। भाजपा, मोदी जी, अमित शाह के आंतरिक सर्वे में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में 100 सीटें क्रॉस नहीं कर रही है। तभी ये बैठकों का दौर जारी है। 4.5 साल तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार चलाते रहे और मौर्य जी को लालीपाप मुख्यमंत्री पद का दिया गया, पिछड़ों का वोट हासिल करने के लिए, दलितों का वोट हासिल करने के लिए। अब जब 6 महीना बचा है तो फिर से मौर्य जी को लालीपाप दिया जा रहा है, पिछड़े वर्ग के लोगों को लालीपाप दिया जा रहा है। अब ये हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इसकी राजनीति में जनता नहीं फंसना चाहती है।
जब जनता नहीं, जितेंद्र जी आप सही कह रहे हैं, जितेंद्र जी आप सही कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए, सुन लीजिए बात कंप्लीट जितेंद्र करने जी, दीजिए फिर मुझे। वहाँ उनके मेरी बात कैंप में कंप्लीट क्या हो चल जाए। रहा है आपको तो खुश होना चाहिए। अगर इसी नहीं, तरह मेरी से बात- इसी मेरी तरह बात की सुन खींचतान लीजिए। चल रही है तो देखिए, फिर तो आप खुश रहिए। आपको तो हमसे खुश क्या होना लेना चाहिए, देना? ये बैठकें ये हो रही अपनी हैं, बैठक इसको करें, लेकर ये कयासों को मिले। आप और बल क्यों दे रहे हैं? नहीं आप मिले, हम कहाँ रोक रहे हैं भैया। हाँ। आप प्रधानमंत्री जी मिले, मोदी योगी अमित शाह जी मिले, लेकिन इनकी हार 2022 में पक्की है। समाजवादी पार्टी और देश के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और सरकार बनाएंगे। ये रोक नहीं पाएंगे क्योंकि जनता को ठगने का काम इन्होंने किया। स्वास्थ्य व्यवस्था पर असफल ये रहे। जी मैं आपको एक खबर दे दूं, ये रहे। जी जितेंद्र जी, मैं खबर एक आपको दे दूं, इस वक्त की बड़ी खबर है, शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर शाह योगी की बैठक पर अंदर की खबर दे रहे हैं। यूपी सरकार में कोई बदलाव नहीं होगा। जो खबर हमारे पास आ रही है उसका मतलब ये कि योगी सरकार में इस वक्त कोई बदलाव नहीं होगा। यूपी बीजेपी में संगठन में भी कोई बदलाव नहीं होगा। यानी जो कयास लगाए जा रहे थे कि संगठन में बदलाव होगा या फिर सरकार के स्तर पर कोई बदलाव हो सकता है, उस पर विराम लगता नजर आ रहा है। भले ही योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है, मुलाकात कर रहे हैं अमित शाह के साथ, उनकी मुलाकात खत्म हुई थोड़ी देर पहले, कल प्रधानमंत्री से मुलाकात है, इन सब कयासों पर विराम लगता नजर आ रहा है। हमारे साथ ऐश्वर्या न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, ये बड़ी खबर इस लिहाज से है क्योंकि इस मुलाकात को 2 दिन का दौरा है और इस मुलाकात पर विपक्ष लगातार बयानबाजी, इस हद तक के यूपी में एक बड़ा बदलाव होने वाला, उन सब पर विराम लगा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, और ये हमको बताया जा रहा है सिर्फ एक बैठक नहीं सुचरिता, एक बैठक जहां पर अमित शाह के घर में चल रही थी, अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री के बीच, वहीं एक दूसरी बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बीच चल रही थी। और इन दोनों बैठकों में से ये निकल के आया है कि कोई बदलाव नहीं होगा, ना ही ऑर्गेनाइजेशन में और ना ही उत्तर प्रदेश की सरकार में। एक चीज ऐड की जाएगी जो कि 4 साल पहले भी की गई थी, वो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, यानी सेंट्रल और स्टेट के मंत्री, यानी दिल्ली से और यूपी के मंत्री मिलाकर एक समन्वय समिति, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी जो कि डायरेक्टली योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री को एडवाइस करेगी और उसके चलते जो भी बदलाव करने हैं वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के थ्रू किए जाएंगे। ये यूपी का इलेक्शन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये बात इससे साफ हो जाती है जो आपने कहा कि ना सरकार में और ना ही ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि यूपी के प्रदेश अध्यक्ष, तो उस तरह का भी कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है और ना ही सीएम डिप्टी सीएम लेवल पे कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। सुचरिता, बैक टू यू। ये बहुत बड़ी खबर है ऐश्वर्या, आप बता रहे हैं, क्योंकि बार बार ये कहा गया कि नेतृत्व के स्तर पर कोई बदलाव होगा, जिस पर खुद विराम योगी आदित्यनाथ ने भी थोड़े दिन पहले लगाया और यह कहा गया कि 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही बीजेपी लड़ेगी और इसीलिए कोई शीर्ष नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं है। मुझे लगता है बहुत से लोग जो महाभारत में जुड़े हैं ऐश्वर्या, वो सुनकर जो विपक्षी खेमे के शायद उन्हें अच्छा ना लगे, लेकिन ये खबर है इस वक्त की बड़ी। जी सुचरिता, बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा आपने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि ना ही ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि अध्यक्ष, इंचार्ज, ये सारे लोग बदले जा सकते हैं, तो कोई बदलाव नहीं है। सीएम डिप्टी सीएम तो छोड़ दीजिए, मंत्रियों में भी कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। 6 से 7 महीने बचे हैं, अगले साल की 2022 की फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक में इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। इसके चलते बीजेपी ने, क्योंकि ये 2 महत्वपूर्ण बैठकें आज हुई हैं, एक बैठक योगी आदित्यनाथ की नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन BL संतोष के साथ रात को है, प्रधानमंत्री के साथ बोला जा रहा है। जो बैठक कल होनी थी वो आज प्रीपोन हो सकती है और उसमें अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। तो ये सब घटनाक्रम चल रहा है, लेकिन इसलिए कि एक बहुत ही एम्पावर्ड, एक बहुत ही शक्तिशाली समन्वय समिति दोबारा बनाई जा सके जो कि डायरेक्टली योगी आदित्यनाथ को एडवाइस कर सके। सुचरिता, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या। ये बड़ी खबर जो ऐश्वर्या कपूर दे रहे हैं कि जो बैठक हुई है उसके बाद ये लगभग साफ है कि यूपी में बीजेपी में ना तो सरकार के स्तर पर और ना ही संगठन के स्तर पर कोई भी बदलाव होने जा रहा है। यानी कि पिछले कुछ समय से जो आप कयास लगता देख रहे थे कि क्या कोई फेरबदल होगा, वो फेरबदल नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल साफ है। और इसीलिए मैं MH खान साहब आपके पास आ रही हूं। यूपी में योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने वाला चेहरा कौन सा है खान साहब मौजूदा परिस्थिति में? सुधीर जी बताइए, 2017 में कौन सा चेहरा था, 2007 में कौन सा चेहरा था, 2012 में कौन सा, अरे चेहरा तो था ही नहीं 2017 में। और यो योगी आदित्यनाथ जी 12-15 मीटिंगें पश्चिम बंगाल में करके आए हैं। अब आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती मुझे कि हिंदुत्व का चेहरा,
हिंदुस्तान का संविधान हिंदुत्व पे नहीं है। हिंदुस्तान का संविधान सर्वधर्म समभाव है, सबको मिला के चलने का है। हिंदुत्व का चेहरा आप जैसी वरिष्ठ पत्रकार के मुंह से निकल का अच्छा नहीं लग रहा मुझे। आप हिंदुत्व की बात मत करिए, मुसलमानों की बात मत करिए, सबकी बात करिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बात करिए। सबका संविधान में निचोड़ दिया हुआ है। सब जन हिताय सब जन सुखाय का नारा दीजिए। ये चीजें अच्छी नहीं लगती कि ये हिंदुत्व का चेहरा है। नहीं खान साहब, आपने बड़ी बात कही है। देखिए खान साहब, तो मैं का चेहरा नहीं है जी। खान साहब, आपने जो बात कही मुझे लगता है उससे इस डिबेट को आगे मैं बढ़ा पाऊंगी। आपने कहा योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का चेहरा मत कहिए, लेकिन ये हकीकत है कि जब 2017 में वो मुख्यमंत्री बने तो उन्हें एक हिंदुत्व आइकॉन के रूप में देखा जाता था। लेकिन उससे बड़ी बात यह, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मुझे जरा बताइए कि अब 2022 में जब चुनाव होने वाले हैं तो योगी आदित्यनाथ को एक प्रशासक के रूप में देखा जा रहा है, और इससे खलबली विपक्षी खेमे में होना स्वाभाविक है कि नहीं है? सवाल किया है जी खान साहब, जवाब ले लीजिए। जी बोलिए, उसके बाद हर्षवर्धन जी। ठीक है खान साहब, बात कंप्लीट करिए। सुन लीजिए जी करिए। मैं कह रहा हूं कि हिंदू चेहरा हो सकते थे, लेकिन जब संविधान की कसम खा लिया और संविधान की ओथ ले लिया तो वो हिंदू चेहरा भूल जाता है। सही बात। वो आम जनता का चेहरा हो जाता है, हिंदुत्व का चेहरा नहीं होता है। अगर ये हिंदुत्व का चेहरा होता है तो संविधान का अपमान है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खान साहब, लेकिन उसी बात से तो मैं आगे बढ़ रही हूं कि अब वो हिंदुत्व का चेहरा ना होकर वो एक प्रशासक की भूमिका में अगर यूपी में नजर आ रहा है हर्षवर्धन जी, तो ये तो यूपी के लिए और खान साहब के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए और ज्यादा मुश्किल की बात है। तौर पर सुजीता और जो एमएच खान साहब ने कहा सही बात है। जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर योगी आदित्यनाथ नहीं थे, लेकिन इसमें किसी को अब संदेह नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है बहस भी नहीं है कि 2017 से अभी हम 2021 का आधा बीत चुका है। अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं वहां योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर नेता के तौर पर स्थापित हुए। एक जो चीज थी जिसको हमें थोड़ा बारीकी से समझना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी का संगठन वो एक कभी नहीं रहे। जब वो गोरखपुर से सांसद भी थे तो भाजपा के संगठन से उनका तालमेल उतना नहीं रहता। तो निश्चित तौर पर जब पार्टी चुनाव में जा रही है तो सांगठनिक मशीनरी को दुरुस्त करने का काम, और ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि जो शीर्ष नेतृत्व है जिसको हम अभी अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के तौर पर कहते हैं, तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के साथ ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसकी चर्चा कर रहे हैं। और इसमें कहीं कोई बहस नहीं है, क्योंकि देखिए जब आप कह रहे हैं कि जो चाइनीज वायरस का समय गया उस वक्त भी अखिलेश यादव कहीं नहीं गए किसी अस्पताल में, 50 जिलों में योगी आदित्यनाथ गए। तो मुझे लगता है कि आप हिंदुत्व का चेहरा मत कहिए, आप मत कहिए कि चुनाव कैसे लड़ेंगे, लेकिन ये तो कहेंगे ना कि आखिर इतने बड़े राज्य में 22.5 करोड़ में जो रेशियो है वो बहुत नियंत्रित रहा, काबू में रहा, तो वो चुनाव में असर करेगा। और ये बातें बार बार उठती हैं। मैं एक बार उन सारी अफवाहों पर जाना चाहती हूं जिनको शायद बहुत से लोग कहें कि ये यथास्थिति है, लेकिन किस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर और वहां पे चल रहे घटनाक्रम को लेकर एक अफवाह गैंग काम कर रहा है। और किस तरह से कहा गया कि मोदी ने, देखिए प्रधानमंत्री ने जन्मदिन पर बधाई ट्वीट नहीं की योगी आदित्यनाथ को, जबकि हकीकत यह थी कि उनको फोन पर बधाई दी गई। अब क्या कहा गया कि यूपी बीजेपी के ट्विटर से पीएम मोदी की फोटो हटा दी गई। उसकी हकीकत ये थी कि अब बीजेपी कह रही है कि जो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे उनका चेहरा सामने होना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मोदी योगी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये बार बार कहा जा रहा है, और यही वजह है कि बार बार जो नेता है बीजेपी के उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। एक और बात जो कही जा रही है वो ये कि योगी को हटाने की तैयारी है। पिछले कई दिनों से ये खबर आप सुन रहे होंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी है। और उसी के मद्देनजर आज जो ये मुलाकात हुई है अमित शाह के साथ, गृह मंत्री के साथ, वो अहम है, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो मुलाकात होगी वो भी अहम होगी, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के बीच ये बैठक आगे के रोड मैप को तय करेगी, यानी 2022 के रोड मैप को तय करेगी, और एक हद तक उन अफवाहों पर भी विराम लगाएगी जो ये कहती हैं कि योगी और मोदी में सब कुछ ठीक नहीं है। शिवम त्यागी, मैं आपके पास आ रही हूं
क्योंकि जिस तरह से ये अफवाहें चल गई और उसके बाद बार बार हर एक खबर को इस तराजू में तोला गया कि देखिए योगी मोदी में सब कुछ ठीक नहीं है। 2022 का चुनाव यूपी में योगी के लिए भी है, मोदी के लिए भी है। सुचारिता जी, देश का सबसे बड़ा राज्य है तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव पूरी तरीके से महत्वपूर्ण है, लेकिन आपने अफवाहों की बात कही। अफवाहें फैलाई किसने? कुछ दरबारी लोग हैं जिन्होंने YouTube पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स और व्यूज सिर्फ इसी बात पर ले लिए कि भाई यहां पर कुछ हो रहा है, मोदी योगी जी के खिलाफ हैं, योगी मोदी जी के खिलाफ हैं, तमाम तरह की खींचातानी चल रही है। क्योंकि इनका प्रॉब्लम यह है कि इनका सारा जीवन बीत गया 10 जनपद पर दरबारी करते हुए। अब इनको लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व राज्य के नेतृत्व से मिल रहा है, तो ऐसे कैसे मिल रहा है? अरे भाई, एक केंद्रीय पार्टी है, राज्य में एक मुख्यमंत्री है, आने वाले समय में चुनाव है, उनको मिलना है, उन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मिलना है, पार्टी अध्यक्ष से भी मिलना है, पार्टी के जो चाणक्य कहे जाते हैं गृह मंत्री से भी मिलना है, उसके बाद चीजों को आगे करना है। एक चीज बताइए, कोई एक लिफाफे से आप संवाद कर रहे हैं ताकि पूरे राजनीतिक मुख्यमंत्री कहते हैं क्या कि योगी जी मोदी जी के खिलाफ है या मोदी आपके विधायक 250 विधायक कहते हैं आपके पास अपने लिए करने को कुछ है नहीं भाई, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास नेता नहीं है, आपके पास नीति नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आप सारे मिलकर एक साथ जाएंगे, आपको नहीं पता कि युवा जोश जो था राहुल गांधी और अखिलेश यादव वो साथ में जाएंगे या बहन जी साथ में जाएंगे, आपको कुछ नहीं पता। अच्छा, एक सेकंड विनोद जी मुझे एक बात बताइए, आपकी पार्टी से जितिन प्रसाद छिटक कर चले गए, वो चले गए बीजेपी में, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मेरा सवाल यह है कि आपका चेहरा कौन होगा योगी आदित्यनाथ के सामने। मैंने सवाल इसी बुनियादी सवाल से मैंने बहस की शुरुआत की थी कि योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने वाला चेहरा कौन है, आप मुझे बताइए। देखिए, चेहरा आपको पता चल जाएगा। मैं सवाल करता हूं, कल जो ज्वाइनिंग हुई मुख्यमंत्री जी को, उसको विश्वास में नहीं लिया गया और बहुत मतांतर की बहुत गहरी खाई भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी है। इसीलिए आप कहां से लाते हैं विनोद जी? मतलब ज्वाइनिंग हो गई, मुख्यमंत्री को तो नहीं पता था, विनोद सिंह को पता था। मुझे विनोद जी मुख्यमंत्री को नहीं पता था, लेकिन विनोद सिंह को यह पता है कि मुख्यमंत्री के पास क्या जानकारी थी और नहीं रखी होती। सुचारिता जी, अगर इन्होंने इतनी जानकारी अपनी पार्टी की रखी होती तो जितिन प्रसाद नहीं चले गए होते। अगर इतनी जानकारी रखी होती तो आज पायलट इस तरह से हंगामा नहीं कर रहे होते। वो क्या कह रहे हैं, पार्टी पर ध्यान रखा होगा तो मिलिंद देवड़ा इस तरह की बात। अच्छा, मुझे एक बात बताइए विनोद जी, शिवम एक मिनट, मैं एक सवाल पूछूं। विनोद जी आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री को इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं दी गई। जितिन प्रसाद ने 5 दिन पहले मुख्यमंत्री जी को हैप्पी बर्थडे कहा था ट्विटर पे, आपने देखा था? उस पर नजर होती तो आपको शायद पता लगता चीजें क्या होने वाली हैं। वो देखा था कि नहीं देखा था? मैं सवाल वो देखा था कि नहीं देखा था विनोद जी? मंच बना के किस प्रशासनिक चूक नहीं, मैंने सवाल पूछा सर, वो देखा था कि नहीं देखा था? वो देख लेते तो बहुत सी चीजें साफ हो जाती। नहीं, चाहे वो देखिए सब कुछ देखा है, सब कुछ जनता ने देखा है, भोगा है, झेला है, लगातार झेल रही। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके घर में भाजपा दफ्तर की दीवार से लगकर खबरों का पता करना पूरी तरीके से अपनी पार्टी पर ध्यान नहीं रखते ये लोग। और बंगाल और लगातार कि बीजेपी में क्या चल रहा है, कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों बन रही है, प्रधानमंत्री। अच्छा, मैं जितेंद्र जी के पास जा रही हूँ, मैं अपराजिता जी और जितेंद्र जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट, और खान साहब उसके बाद आपके पास आऊंगी। मुझे जितेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, अखिलेश यादव तो एक बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से बार बार यही सवाल उठता है कि कोविड के समय पे वो क्यों सिर्फ ट्वीट के जरिए लोगों के सामने आए। मुख्यमंत्री जहां पर जिला जिला खुद जा रहे थे, अखिलेश यादव नजर नहीं आए, वो सिर्फ ट्वीट करते थे जानकारियों को लेकर। जितेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के कम से कम 20 लाख कार्यकर्ता गांव-गांव घर-घर राशन सामग्री वितरण कर रहे थे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार संपर्क में थे सभी कार्यकर्ता। उनका यही संदेश था, कोई भूखा सोने पाए, कोई बिना दवा के न मरने पाए। जितना प्रयास हम लोग कर सकते थे, राशन सामग्री, भोजन सामग्री, पानी, दवाएं बांटने का लगातार हम लोग कर ले। 1 साल से ज्यादा हो चुका है, हम लोग लगातार मदद करते
और अगर आप कहेंगे तो लाखों नहीं तो फोटो है ना, सब सेंड की जा सकती है, व्हाट्सएप में हमारे पास सबूत है कि कार्यकर्ताओं ने अन्य अखिलेश यादव जी के कहने पर मदद की। तक उनकी पत्नी डिम्पल यादव जी, सांसद जी भी लगातार गरीबों की मदद करती रही। आपके चैनलों पर भी फोटो चली होगी, समाजवादी पार्टी के लोग मदद करते रहे। अच्छा, मुख्यमंत्री जी एक उत्तर प्रदेश के सबसे असफल मुख्यमंत्री योगी जी है, जिनकी सरकार में किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या किया, बेरोजगारी दर देखी तो उत्तर प्रदेश। अभी आपने नीति आयोग ने रिपोर्ट दिया है, उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी राज्य है। कानून व्यवस्था के मामले में आप बात करेंगे, 38 पुलिस वालों की हत्या हो गई, 34 वकीलों की हत्या हो गई, 14 बसपा के नेताओं की हत्या हो गई है, 16 भाजपा के नेताओं की हत्या हो गई है, करीब 23 समाजवादी पार्टी के नेताओं की हत्या हो गई है और टोटल 292 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं इस पर कहते हैं सफल मुख्यमंत्री कौन सा इन्होंने काम किया? विधायकों की तो फिर इस हिसाब से तो हर्षवर्धन जी जेल में हत्या एक सेकंड इस मामले में आप सफल है। हिंदुत्व का चेहरा नहीं बचे, आप झूठ बोलते हैं। बनारस में पटका जनता ने, तो इस हिसाब से तो जो आप बात कर रहे हैं जितेंद्र जी, फिर इस हिसाब से तो अखिलेश यादव को कोई डर नहीं होना चाहिए और इस बार साइकिल की पिछली सीट पर कोई बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि योगी जी पूरी तरह फ्लॉप हो गए और वो आ रहे हैं। है प्रचंड बहुमत में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी जी। योगी जी का कहीं अता पता ही नहीं चलेगा चुनाव में। मोदी जी गए थे ना, अमित शाह गए थे ना पश्चिम बंगाल, कैसे पटक के मारा जनता ने, भूत बना के भेज दिया दोनों नेताओं को। योगी जी जिस सीट पर गए भाजपा की जमानत जब्त हो गई। अरे भगवान राम ने पटका है अयोध्या में, याद रखना, भगवान राम का पटका पानी नहीं मांगता है। हम लोग तो उबर गए। अपराजिता जी जवाब देना चाहेंगी? अपराजिता जी, हम लोगों को मानते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। इन्होंने किसी मैं कहना चाहूंगी, भूखा मर रहा है, ऑक्सीजन की कमी से मर रहा है। आप शांत करें तो मैं कहूं। जितेंद्र जी जवाब दे रही, जितेंद्र जी वो जवाब दे रही है कि अयोध्या में श्री राम का आशीर्वाद किस पर है, जवाब दे रही है, जवाब दे रही है। चुनाव से इसका संदेश चला गया जी। बोलिए अपराजिता जी। आप इन्हें शांत करें पहले। सीधी सी बात है, योगी आदित्यनाथ जी की भावमूर्ति और उनका शासनिक मॉडल इन्हें परेशान कर रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक रहे हैं। आत्मसमीक्षा करने का वक्त है। मैं लोकसभा की सांसद हूँ, मैं अखिलेश यादव जी की सहकर्मी हूँ और लोकसभा में उनकी उपस्थिति शोचनीय है। अगर मैं ये कहूँ तो अत्युक्ति नहीं होगी। कहीं भी किसी भी तरह का एहसास लोकसभा में नहीं होता है अखिलेश जी की उपस्थिति का। और मैं आपको बता दूं कि ये राहुल गांधी जी के लगातार सदन में रहते हैं। जैसे राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, विदेश चले जाते हैं, वैसे ही अखिलेश जी ट्वीट करते हैं और घर में रहते हैं। झूठ मत बोलिए। मायावती जी गायब हैं, उनका भी पता नहीं है। और यहाँ योगी जी हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं और उनका गवर्नेंस मॉडल पूरे देश में एक उदाहरण बना हुआ है। अभी जो उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम के लिए जो मॉनिटरिंग की व्यवस्था की, मुझे लगता है वो अभिनंदनीय है। और दूसरे राज्यों को कहा गया कि यूपी मॉडल ऑफ मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री जी के विकास कामों का फीता काट के चल रही है। कि जब इतना अच्छा गवर्नेंस मॉडल, इतना अच्छा शासन का तंत्र अपनी सरकार ने जिस तरह से काम किया, विकास की राजनीति की बात करते हैं। अब मुझे ये बताइए एमएच खान साहब पर हमारी नहीं, अच्छा जितेंद्र जी, इन्हें स्वीकार करना होगा। जितेंद्र जी बस ये बता दीजिए, इस बार साइकिल पे पीछे कोई बैठेगा कि नहीं बैठेगा? मेट्रो ये बता दीजिए, उसके बाद मैं एमएच खान साहब पास जाऊं। आपने क्या दिया उत्तर प्रदेश को? 75 ट्रामा सेंटर हमने दिए, 16 मेडिकल कॉलेज दिए, सारा डेवलपमेंट तो उत्तर प्रदेश में हमारा कराया हुआ है। आपने कौन सा किया? कौन सा आपने एक नया एम्स चालू करा दिया? कौन सा नया मेडिकल कॉलेज चालू करा दिया? आप बताइए कौन सा नया विश्वविद्यालय चालू करा दिया? केवल तो सर फिर कितनी सीटें ला रहे हैं आप? 350 कितनी सीटें ला रहे हैं? पूरी 300 के आसपास समाजवादी पार्टी खड़ी होगी। देखिएगा भाजपा फना हो जाएगी। आप अभी हंस रही हैं, आपको सबूत मिलेगा जब। नहीं सर, मैं हंस नहीं रही हूँ। मैं उसी तरह की मुस्कुराहट उन पर। सुनिए भाई, नहीं सर, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ सीटें कितनी आ रही हैं। इस हिसाब से तो सर आप तो क्लीन स्वीप करने वाले हैं। बिल्कुल 300 सीटें क्लीन स्वीप, ठीक है, कम नहीं जीतेंगे। ठीक है सर, क्लीन स्वीप है, क्लीन स्वीप है आप कह रहे हैं। हर्षवर्धन जी भी मदद कर दे, हर्षवर्धन जी भी मदद कर दे मुख्यमंत्री जी को बचाने के लिए। ठीक है, पूरा प्रचार दिन रात करे, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी बचने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव कितना अहम है हर सियासी
सियासी पार्टी के लिए, ये हम सब जानते हैं हर्षवर्धन जी, ये हम सब जानते हैं। और उसी वजह से क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति गंभीरता के साथ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी काम करना शुरू कर दी। आप हमसे कुछ सीखे और अपने अरे तभी जनता ने हराया है ना आपको। हम रणनीति की बात कर रहे हैं, हम चुनाव के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। माहिर हो, विकास काम कराए नहीं, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया, केवल झूठ बोल के जनता को छलना, हिंदू मुसलमान के नाम पर छलना, राजनीति करना। अच्छा ठीक है, एक मिनट हर्षवर्धन जी, अगर मैं उपचुनावों को रिपोर्ट कार्ड देखूं तो उसमें भी सीटें तो बीजेपी के पक्ष में गई। 2020 के उपचुनावों को अगर मैं देखूं, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूं कि क्या अब ये पूरा जो चुनाव का ये जो मीटर चल गया है, ये योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द रहेगा क्या? उन पर कटाक्ष, उनको लेकर अफवाह और उनको लेकर ये कहना कि ये एक विफल मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए? देखिए सुशील, मुझे लगता है कि उदाहरण से जनता देखती है, और जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने बहुत ढेर सारी बातें कही, उनको शायद ध्यान में नहीं है कि अगर सचमुच जो बच्चों का दिमागी बुखार था गोरखपुर में, अगर उस पर किसी ने नियंत्रण किया तो वो योगी आदित्यनाथ ने किया, सांसद के तौर पर भी और मुख्यमंत्री के तौर पर। और एम्स गोरखपुर शुरू हो चुका है, वहां ओपीडी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जानकारी लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं होती है। और जहां तक रही बात, तो इसी सरकार ने तय किया कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता 22.5 करोड़ का राज्य है, पहली बार उसने देखा कि सेंचुरी ऐसी महामारी आती है और राज्य का मुख्यमंत्री जिले जिले में अस्पताल में जा रहा है। निश्चित तौर पर एक समय था, एक हफ्ते का, जिसमें लगा कि उत्तर प्रदेश में भी मामले बहुत तेजी में आए, लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र और दिल्ली से हमेशा वहां मामले कम ही रहे। और मैं ये कह रहा हूं कि क्या जब ये तुलना हम करते हैं कि कितने प्रतिशत वैक्सीनेशन हुआ, कैसे हमारी जो तैयारी थी वो थी, तो हम क्या 22.5 करोड़ वाले राज्य में इस तरह की शानदार तैयारी की चर्चा नहीं? एक और चीज मैं कह दूं, क्योंकि हर्षवर्धन जी ने दिमागी बुखार का जिक्र किया आपने, जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के बीच कुछ मनमुटाव है, चीजें ठीक नहीं चल रही हैं। आपको सुनवाते हैं उस समय प्रधानमंत्री ने किस तरह से योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ की थी। एक बार सुन लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, सुनते। योगी जी यूपी के मुख्यमंत्री बने और भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर के उन्होंने इस दिमागी बुखार के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। आप सब परिचित हैं, और काफी मात्रा में हम बच्चों की जिंदगी बचाने में आज सफल हुए हैं। और इसी बात का जिक्र योगी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कर रहे थे कि किस तरह से दिमागी बुखार पर काबू पाने में योगी आदित्यनाथ ने काम किया, और योगी आदित्यनाथ के इस काम की खुलकर तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। वो बयान मैंने आपको उनका सुनवाया। और इसीलिए कल जब मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तो बहुत सी अटकलों और अफवाहों पर विराम लगेगा। क्योंकि आपको बता दूं, आज तो गृह मंत्री शाह से मुलाकात हो गई, 1.5 घंटे की ये मुलाकात थी, वो खत्म हो चुकी है। लेकिन कल सुबह 11:15 बजे 10:45 पर पीएम मोदी से मुलाकात योगी आदित्यनाथ की होनी है। यह अहम बैठक होगी दोनों नेताओं के बीच। और उसके बाद दोपहर 12:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होने वाली है। एमएच खान साहब, आपने सुना, मैंने इसलिए सुनवाया क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुले मन से जिस तरह योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, उससे बहुत सी अटकलों पर विराम लगता है। क्योंकि बहुत खेमों से ये खबरें सामने आ रही हैं और शायद विपक्ष को इनसे फायदा होता हो कि योगी मोदी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एमएच खान साहब, नहीं, इस बीच में मैं नहीं पढ़ता हूं। ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। ठीक चले न ठीक चले वो जाना है। प्रधानमंत्री हैं बीजेपी के, मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, तो मिलना न मिलना स्वाभाविक चीज है। ये मिलेंगे फंड के लिए, इसके लिए, वो सब चीजें उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। ये डिबेट का कोई विषय भी नहीं है कि मुख्यमंत्री मिले और उन्होंने ओके कर दिया, नहीं कर दिया, फला कर दिया, ढका कर दिया। सवाल इस बात का है कि देखिए, आप पेट्रोल की बात नहीं कर रही हैं, डीजल की बात नहीं कर रही हैं, जिससे किसानों का भला होता है, जिससे मध्यवर्गीय लोगों का भला होता है, जिससे आम आदमी त्रस्त है, उसकी बात करिए ना। आप बात करिए बिजली की, जिससे किसान ट्यूबवेल चलाता है,
ये कंपनियों से 74 पैसे खरीदते हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट जो खरीदते हैं 74 पैसे, और बेच रहे हैं ये 7 रुपया 7.5 रुपया में बेच रहे हैं। तो ये महंगाई जो हमारे उत्तर प्रदेश में आई है, जो प्रशासक होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, उसके 5 साल के कार्यकाल को देखा जाता है और देखा जाता है कि क्या क्या सहूलतें मिल गई। हमने तो एक राय दिया था कि डीजल पेट्रोल में जो 50 रुपए आप पर लीटर टैक्स लेते हैं, देखिए बड़ी बात है, 10 रुपया कम कर दीजिए और 10 रुपया को कंपनसेट कर दीजिए। नहीं, 10 रुपया कंपनसेट कर दीजिए, सिगरेट पे कर दीजिए, दारू पे कर दीजिए, गुटखे पे कर दीजिए। देखिए 10 रुपया आपने बिल्कुल, खान साहब मैं आपसे इत्तेफाक रखती हूँ कि ये सब कुछ एक प्रशासक का काम है, लेकिन क्या उन सब चीजों को नजरअंदाज किया गया? शिवम, क्या 5 साल की रिपोर्ट कार्ड में 5 साल की रिपोर्ट कार्ड जो दी गई है, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार की होगी, उसमें क्या इन सब पर वो अच्छी तरह से नंबर नहीं ला रहे हैं? शिवम, सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो बात आपने कही थी कि किस तरह की अफवाहें फैली हैं, उस पर थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूं। मुझे लगता है इस देश को दरबारियों को छोड़ के रिपब्लिक भारत को देखना चाहिए, क्योंकि ये जो अफवाहें हैं ये मात्र अफवाहें ही हैं और इससे कुछ नहीं होने वाला है। दोनों के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में जो समन्वय है वो सामने नजर आ रहा है और सब बिल्कुल खुलकर निकलकर आ गया है। तो जिसने भी फर्जी रिपोर्टिंग की वो अपने आप क्लियर हो गया। अब दूसरी बात पर आते हैं। जब आप कहते हैं कि डेवलपमेंट की बात करें हम उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर 4 एक्सप्रेसवे योगी जी ने दिए, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर, गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश वो है जहां पर 35 मेडिकल कॉलेजेस की नींव ऑलरेडी रखी जा चुकी है, जहां पर काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर 7 एयरपोर्ट्स ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुके हैं, जो पहले सिर्फ एक था। उत्तर प्रदेश वो राज्य है कि 22 करोड़ की जनता के बावजूद वहां पर मृत्यु दर सबसे कम रही, केसेस सबसे कम रहे और कंट्रोल सबसे ज्यादा रहा। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां पर मेरे समाजवादी के मित्र ने कहा कि हमारे तो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। अरे भाई, आप भारतीय जनता पार्टी के पास तो आपसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं। इसका मतलब क्या योगी आदित्यनाथ निकलते ही ना घर से? नेता का निकलना बहुत जरूरी है। समाजवादी पार्टी भी इतने लंबे समय तक सरकार में रही, बेहतर होता अखिलेश यादव भी कल बेहतर होता, बहन जी भी आती निकलकर जनता के बीच में जनता की सेवा करती, लेकिन इनको नहीं फर्क पड़ता उस चीज से। एमएच खान साहब, जब आप बोल रहे होते हैं आपको अनइंटरप्टेड चाहिए होता है, जब कोई दूसरा बोल रहा है तो आप इंटरप्शंस में आ जाते हैं। ठीक है, कोई नहीं शिवम, कोई नहीं शिवम। खान साहब की उम्र का लिहाज करते हुए उन्हें थोड़ा ज्यादा बोलने दीजिए, उससे ना हम छोटे होंगे ना आप। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर यूपी में बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ जाएगी, लेकिन सामने वाला चेहरा कितना बलवान होगा? 2022 का चुनाव क्या अब चेहरे पर लड़ा जाएगा? महाभारत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।